ये आंसू स्वतः निकल रहे हैं कि मेरी भावनाएं, मैं भी एक लड़की हूँ, मेरे में भी आत्मा है, मेरे में भी फीलिंग्स है, लेकिन टूटी नहीं हूँ। मैं किसी की अगर गर्लफ्रेंड होती तो मुझे लोग खर्चे भेज देते, मेरा पति होता तो शायद वो खर्चा देता, और या तो फिर कहीं ना कहीं मेरे आंसू को पोंछने के लिए खड़ा होता। लोग परिवार के मोह में है, किसी कोई भाई के मोह में, कोई ज़मीन के मोह में, कोई पैसे के मोह में। आपका भी तो परिवार है, फिर इतना डर में काहे जी रही हैं? फिर सब कुछ छोड़ दीजिए ना। क्यों क्यों छोड़ दूँ? सामाजिक काम छोड़ इस माटी की बेटी हूँ मैं, आदिवासी हूँ, इस भारत देश की मूल निवासी हूँ मैं, कैसे छोड़ दूँ? लड़ूंगी मैं, कोर्ट तक जाऊंगी मैं, कोर्ट जाऊंगी। निशा भगत मैनेज नहीं होगी? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कोर्ट तक जाऊंगी। अगर मैं सच्ची हूँ तो कोर्ट तक जाऊंगी, बात खत्म। पैसा बढ़ा देगा तो भी? बिल्कुल नहीं। आज मेरी आवाज़ अकेली लड़की सोच करके पैसे के दम पे दबाने की कोशिश की जा रही है, तो मैं दबने वाली नहीं हूँ, मैं लड़ूंगी। इन दिनों सोशल मीडिया में बहुत सारी वीडियो जो है वो वायरल हो रही है। एक 2 तारीख का वीडियो है जिसमें निशा भगत एक पंकज साहू नाम के लड़के से उलझती हुई दिख रही है, उनके साथ में और लड़के मौजूद हैं वहाँ पे। उसके बाद पिठोरिया थाना का वीडियो वायरल हो रहा है और अब मामला सामने आ रहा है कि इन सारी घटनाओं को मैनेज करने के लिए पैसों का डिमांड किया जा रहा है। क्या हुआ था उस रात, क्यों ये बहस हुई, क्यों वो झड़प हुआ, क्यों निशा जी को पिठोरिया थाना जाना पड़ा, क्यों न्याय की मांग करनी पड़ी, क्यों प्रशासन बुलाना पड़ा, इन सब बातों को जानने के लिए हम निशा जी के पास आए हैं। निशा भगत हमारे साथ हैं। ये कोई परिचय मोहताज नहीं है। यदि आप हमारे रेगुलर दर्शक हैं तो इनको बखूबी जानते हैं और झारखंड से बिलोंग करते हैं तब जानते ही होंगे, क्योंकि आदिवासियत की आवाज़, आदिवासियों की आवाज़ को मुखरता से उठाने वाली नेत्री निशा भगत हमारे साथ हैं। निशा जी, क्या हुआ था 2 तारीख की रात को? जो बहस जो हम देख रहे हैं, आपको हाथ भी उठाना पड़ा और फिर पिठोरिया थाना भी जाना पड़ा, आपका रोता हुआ वीडियो भी वायरल चल रहा है, फिर बात आ रहा है कि आप मैनेज करने के लिए पैसा भी मांग रही हैं। क्या कुछ मामला है, क्या है? सबसे पहले तो आपको या आपके चैनल के माध्यम से जितने भी श्रोतागण हैं, दर्शक हैं, उनको मेरी तरफ से नमस्कार, जोहार, जय धर्मेश, जय चलायो, जय आदिवासी, जय झारखंड। लगातार आप देख रहे हैं, या तो मैं बोलिए या फिर आप कहिए, लगातार हमारे ऊपर आरोप प्रत्यारोप और हमें रोकने की जो साजिशें चल रही हैं वो किसी भी हद तक लोग जा रहे हैं। और मैंने कहा है कि लड़ाई में खास करके अपने ही लोग होते हैं जो अपनों को गिराने की कोशिश करते हैं, और जो लड़ाई है उसको बंद करने की, स्टॉप करने की साजिशें अपने लोग ही रचते हैं। वो वही एक प्रकरण है। चूँकि सभी जानते हैं कि अभी आप लोगों को मैंने दिखाया कि कब मैं घर पहुंची और कितने बजे मुझे बुलाया गया, और वहाँ जो लड़ाई हो रही थी उसका वीडियो क्यों नहीं चलाया जा रहा है। दिलीप साहू और गणेश साहू का बेटा जो पंकज साहू है, जो आरोप पे आरोप लगा रहा है और एलिगेशन, वो एक सनातन बेटा है, वो जानता है सनातन की लड़ाई लड़ी जा रही है, उसमें इतनी गंभीर आरोप लगाना कहीं ना कहीं षड्यंत्र तो दिखता है। अगर 2 साल से मुझ पे आरोप लगाया गया है, कभी सुषमा बड़ाई की तरफ से लगाया गया आरोप, कभी एक धर्मांतरित मिशनरियों के द्वारा कुछ जो है कि ईसा और मूसा लगातार करती हूँ, कई आरोप लगाए गए मुझ पे, और प्रशासन के तरफ से भी कई ज़मीन दलाली के नाम पे मुझे फंसा करके जेल भेजने की भी, मुझे जेल भेजने का चालान तक कर दिया जाता है। तो ऐसा कहीं ना कहीं षड्यंत्र में लोगों के द्वारा मैं फंस चुकी कि अपने ही परिवार से ये कैसे लड़ रहा था। 20 मिनट तो वो अपने परिवार से लड़ा। अगर उसके परिवार पे, अगर मेरा भाई, मैं उसको बोलती हूँ दिलीप साहू को, तो अगर मुझे बुलाएगा, गांव की बात है, बाहर की बात तो नहीं थी। तो पंकज साहू और दिलीप साहू रिश्तेदार? हाँ बिल्कुल, वो रिश्तेदार हैं, गोतियाँ। आप वहाँ क्यों गए, कैसे गए? क्योंकि मेरे पास में दिलीप साहू भाई आ रहे थे, क्योंकि ये लोग आरती सिंह और दिलीप साहू भाई, ये लोग मुझे छोड़ने के लिए, उनको दिलीप भाई को इसलिए दूसरी गाड़ी मंगवाई थी क्योंकि आरती जी रहती हैं आपका बूटी मोड़ में, और मुझे अकेले, देखिए इस तरीके का घटना अगर मैं अकेले रहती तो कैसे होता। तो मैं और आरती जी थे और हम लोग घर पहुंच चुके थे। वो दूसरी गाड़ी आ रही थी आरती जी को लेने के लिए। उसी समय में मुझे बोला गया कि गाँव में दीदी से गाड़ी के हम तो पास दे लियो, लेकिन भी फिर भी रंगदारी करे लाए घथुन। तो कह रहे तो कल कि गाँव का है, आओ नहीं, बस इतना ही। गाँव का बात था तो हम तो गाँव में पहुँचेंगे ना। अगर मेरे पास में दूसरी बात होती तो पहले प्रशासन को मैं इन्फॉर्म करती, लेकिन गाँव की बात थी तो मैं पहले गई। उसके बाद में जब माजरा देखा, वहाँ बहुत भयावह था।
वीडियो वीडियो इन लोगों का गाली गलौज प्रकरण जब आप वीडियो देखेंगे, बहुत गहराई से देखेंगे तो बहुत इतना रास्ता था कि वहाँ से आप देखिए सारी गाड़ियाँ तो वहीं से पार हुई हैं, हमारी गाड़ी तो साइड कर दी गई थी। लेकिन क्या रीज़न था इसके पीछे, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ। वो जो गुंडे प्रवृत्ति के लोग थे, मैं गुंडा प्रवृत्ति इसलिए कह रही हूँ क्योंकि पंकज साहू जेल जा चुका है हत्याकांड में, और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ दो वर्चस्व की लड़ाई लड़ी जा रही है। एक आजसू पार्टी के नेता जो हैं भाई कृष्णा नायक जी, जिनको मैं राखी बांधती हूँ, अभी तक तो मैं मरा जाती, अगर मेरे भाई लोग नहीं खड़े रहते तो मुझे मार दिया जाता, जिस तरीके से प्रकरण चल रहा है। आपको पता है कि दूसरी तरफ जो है कमलेश राम, जो बीजेपी का नेता है, जो देखिएगा कहीं ना कहीं दोनों जो है राजनीति के साथ साथ ज़मीन का भी काम करते हैं। और ये कमलेश राम मुझे पहले भी नहीं, ऐसा नहीं रहा कि दीदी नहीं बोल रहा है, दीदी दीदी बोल करके वो पहले भी मेरे पे कभी सीओ का चमचाईगिरी करने में, कभी मेरा जो अरेस्टिंग हुआ वहाँ पे हाफ मर्डर हुआ, अब का जो केस लगा मुझ पे पागल खाना वाला केस में, आप देखिएगा वहाँ पे भी कमलेश राम ही वहाँ पे मौजूद था। अब थाने में देखिएगा कमलेश राम मौजूद था, तो मेरे बारे में टिप्पणी भी किया था। इस प्रकरण में कमलेश राम कहाँ है? प्रखरता से इसलिए वो दिखाई दे रहा है क्योंकि उनके जो लोग हैं और उनका खुद कॉल जो आया था हमारे लोगों के पास में, उनका मेरे पास में प्रमाण है कि उन्होंने कॉल करके ये कह रहा है वो कि उनको कह दीजिए मेरा आदमी है, उनको केस वेस ना करे। तो आप जब यहाँ से जाती हैं दिलीप साहू को बचाने के लिए बातचीत करें, तो मामला बातचीत से क्यों नहीं सुलझा? बात यहाँ इतना क्यों बढ़ गया? क्योंकि देखिए हम 400 किलोमीटर, मैं बताई ना कि वेस्ट बंगाल उड़ीसा बॉर्डर से मैं बालासुर गई हुई थी, उधर नया जगह है एक, तो मैं सोची कि थोड़ा सा एक्सप्लोर करके खुद को आऊँ, और मैं 400 किलोमीटर चला करके आ रही हूँ। आधी रात में इसलिए पहुँची थी कि मैं रिलैक्स होके भी आ सकती थी, इसलिए क्योंकि दूसरे दिन जो मुझे जाना था शहीद सोमा मुंडा जी के जो बेटे का पगड़ी कार्यक्रम जो था उसमें जाना था, और ये मैंने पोस्ट भी किया था और मुझे आमंत्रण भी आया है, आप देख सकते हैं। और मैं अपने ही काम को लेकर के ज़्यादातर चिंतित रहती हूँ। मैं वापस से आ गई रातों रात वहाँ पे जाने के बाद में, दिन में थोड़ा सा हम लोग 1-2 घंटा वहाँ बीच में रहे, फिर वापस से आए। और मैं आने के बाद में अगर ये घटना घटी है तो वो लोग खुद ही पहले लड़ रहे थे उस रास्ता के लिए। तो दिलीप भाई को बोला कि कृष्णा भाई को फ़ोन लगाओ, इसको तुम्हारी नेता को फ़ोन लगाओ, ये लोग रास्ते में ये करके गाड़ी लगा करके। तो इन लोगों का अपनी लड़ाई में फिर मुझे ये नहीं बताया गया कि ये वर्चस्व की लड़ाई, बोला गया कि गांव में हमारे गाड़ी को जो रोका गया उसके साइड कर दिया गया, उसके बाद भी रंगदारी बतिया रहा है कुछ लोग, गाँव में का लोग है, ऐसे बोला गया। इसीलिए मैं नॉर्मल, हम आप देख लीजिए ना, वीडियो भी देखिए। लेकिन उसमें तो साफ दिख रहा है कि आप पहले हाथ उठाती मारना चालू कर दिया। नहीं तो इनसे पूछिए ना कि वो वाला वीडियो से पूरा बनाए ना, ये लोग सुनियोजित तरीके से मेरा वीडियो बनाया है। आप देखिएगा कि अगर शुरू से ये लोग वीडियो बनाता तो इनसे एक फुटेजेस मांगिए जो दिलीप साहू के साथ वो लोग लड़ाई कर रहे हैं। वो तो दिलीप साहू भी बोल रहा है ना कि 20 मिनट से पहले मेरे से लड़ा, उन लोग भी बोल रहे हैं, गांव वाले से भी पूछ सकते हैं आप कि वो लोग पहले लड़ाई किया। वहाँ पे पहान जी का घर है, उन्होंने कहा जो हुआ सो हुआ, उनकी जो धर्मपत्नी है उन्होंने कहा भी जो हुआ सो हुआ, आप लोग जाइए। तब भी वो लोग नहीं सुन रहा था, गाली ही देनी थी, वो लोग खुद वीडियो बना रहा था, हंस रहा था। पहले हमको समझ में नहीं आया, जब तक कि मैं समझ में आता, ये लोग जब बोले कि एक मुसलमान लड़का भी था उसमें जो बोला कि कल तुमको पता चलेगा, तेरा वीडियो जब वायरल होगा तो जय सिया राम बोल करके जो बोल रहा था कि जो तुम तांडव कर रही हो ना वो तांडव चलेगा नहीं, ऐसे बोला। तो मेरा दिमाग पट से क्लिक किया, मैं लाइव आई, जब तक कि लाइव आई जितना दिखा मैं दिखा पाई, और प्रशासन आई तो वो भाग क्यों गया? फिर अगर वो सच्चा है, वो अच्छा है, तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरे पे इलिगेशन 2 ही लाख रुपये इलिगेशन लगा रहा है। इससे पहले क्या मेरे को 10 लाख का ऑफर नहीं आया था क्या ज़मीन को लेकर के? इससे पहले क्या कई सारे ऑफर्स नहीं आए क्या मुझे? क्या मैं हिली इन 2 सालों में? तो पूरा उसके बाद सुबह में उसकी माँ भी तो आई थी यहाँ, बात को आगे ना बढ़ाया जाए इस विषय को लेकर। उनकी माताजी रात में ही आई थी, वो अपनी माताजी को क्यों भेजा? आप सीसीटीवी फुटेजेस मांगिए थाना से। उसका तो कहना है कि माँ को भेजना एक शिष्टाचार है, क्योंकि जब कुछ मामला होता है तो बड़े ही इसको सुलझाते हैं। तो क्यों मैं यहाँ पे बड़े मामला सुलझाते हैं, तो तुम ऐसा क्या कांड किया हो कि तुम थाना नहीं चढ़ सका? थाना में जब थाना वाले लोग भेजा, मतलब गश्ती भेजा गया, तो घर में तो था ही नहीं वो।
घर में था ही नहीं। और वहाँ पे भी एक व्यक्ति है जो इनका जो संबंधी है, वो शशि नाम का है, जिसका दारू का दुकान है, वो मेरा पैर पकड़ के बोलता है दीदी एक बार माफ़ कर दे, और कृष्णा नायक के बारे ही बुरा बुरा बोल रहा था। उसका वीडियो भी है हमारे पास में। तो पंकज साहू का तो साफ तौर पे कहना है कि आप फिर मैनेज करने के लिए 2 लाख रुपए का अपने आदमी से डिमांड करवाई हैं। प्रमाण दे देना, मैं बोल रही हूँ ना, प्रमाण दे दे। मैं महादेव की भक्तन हूँ, और प्रमाण दे दे, गर्दन कटवा दूंगी अगर मैंने उससे 2 लाख रुपया मांगा है। सच्चाई है ये कि मैं मांगी हूँ, ये प्रमाण दे दे। वो अपनी गलतियों को छुपाने के लिए वो लड़का कितना नीचे हद तक गिर रहा है, इससे आप लोग पता लग सकता है आप लोगों को कि क्या स्थिति हो सकती है, कि किस हद तक लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं। आप फिर प्रमाण दे देना, मैं मान जाऊंगी, मैं गर्दन कटवा दूंगी अपना कि उससे 2 लाख रुपया मैंने मांगा है, तो बात खत्म। तो फिर आप पिठोरिया थाना जाती हैं, वहाँ आपका रोता हुआ वीडियो आता है, वो क्या? देखिए, मैं जब गई हूँ तो प्रशासन के साथ ही गई हूँ, और प्रशासन ही आवेदन लिखवाया, और प्रशासन के सामने में ही उनकी माताजी कह रही थी, इस बार मुस्कुरा मुस्कुरा के कह रही थी, क्योंकि जब बेटा क्रिमिनल है तो उनको दादागिरी का एहसास है। उनको ये जरा सा भी एक गिलानी नहीं थी कि एक लड़की जो रात में यहाँ पे 1:30 बज रहा था ना, 1:30 बजे रात में आवेदन लिख रही थी मैं प्रशासन के सामने। उन्होंने जब हाथ जोड़ा तो मैंने भी हाथ जोड़ा कि मेरी माँ को पता चलेगा कि मैं आधी रात में थाने में, मुझे जान से मारने की धमकी दे रहा है लोग, और वहाँ पे मैं इधर थाने में एप्लीकेशन लिख रही हूँ, तो मेरी माँ में भी क्या बीतेगा उसको सोचिए। आपको अब बेटा जब आपके लोगों की हत्या किया, जब आपराधिक मामले में जब गया, तो आपको आपके बेटा को सुधारना चाहिए। कल के डेट में मुझे मार देगा, उसके बाद में आप क्या बोलिएगा? मेरे माँ बाप को क्या जवाब दीजिएगा कि आपका बेटा अपराधी था इसीलिए मार दिया? मैंने ये भी बोला। आप उसकी माँ जब यहाँ आई थी तो आपसे क्या बातचीत हुई? वो यहाँ नहीं आई थी, मेरे घर नहीं आई थी, वो थाने पे आई थी। उसी समय उन्होंने कहा एक बार माफ़ कर दीजिए, मेरा बेटा को माफ़ कर दीजिए, आप सीसीटीवी फुटेजेस दिखवाइए थाना का। उन्होंने कहा कि एक बार माफ़ कर दीजिए। तो मैंने भी माताजी को बोला कि माताजी मेरी माँ के बारे में सोचिए, माँ मातृशक्ति को बीच में मत लाइए। जो घटनाएं घटी हुई हैं हमारे बीच में वो हमारा होना चाहिए। ये सच्चाई और अच्छाई की, और गाली गलौज अगर नहीं दिया होता तो मैं क्यों केस करती? अगर मेरे साथ वारदात नहीं होता तो मैं क्यों केस करती? अगर वो अच्छा होता तो वो स्पॉट से क्यों भाग गया? उसके गाड़ी में हथियार नहीं था तो गाड़ी को पीछे रास्ते से वो क्यों लेके गया? मतलब उस गाड़ी में हथियार भी था? बिल्कुल था। तो आपसे जो बकझक हुआ, बहस जो हुआ, क्या लग रहा है, क्या क्यों ऐसा हुआ? ये क्या ये सुनियोजित तरीके से? सुनियोजित तरीके से है, ये सुनियोजित है। मुझे जहाँ तक लगा था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज्योत्सना लकड़ा जी और उनकी टीम जो बोली थी कि हम लोग टीम बना करके लड़ेंगे, तो हमने उनकी टीम के लोगों का नाम लिया था। लेकिन जब पूरा तहकीकात किया और मुझे जो कॉल्स आ रहे हैं लगातार, चाहे कमलेश राम को बोलिए, चाहे उनका पीए बोलिए, उसका दोस्त बोलिए, भाई बोलिए, अभिषेक का बोलिए, चाहे और भी कई दिग्गज लोग बोलिए, हमको जिला परिषद भी फ़ोन किए हमको। मैंने बोला कि आप हमको आज से नहीं जानते हैं दादा, हम सच्चाई के लिए लड़ने वाले हैं, और हम अगर मेरे साथ गलत हुआ है तो हम झुकेंगे। पहले आपका पंकज साहू से कुछ बातचीत हुआ था पहले, इससे पहले? बिल्कुल भी नहीं। उस उनको जिसको जानती थी मैं कभी नहीं मिली, और कहीं अगर भीड़ भाड़ में मिल गया होगा तो हमको नहीं लगता है कि कभी मेरे घर पे आकर के पर्सनली वो बैठा होगा। भीड़ भाड़ में हो सकता है कि मिला होगा, तो हम जानते भी नहीं हैं उसको। हमको तो सूचना मिल रही है कि क्या करता है वो, क्या है नहीं है, किसको वो सूचना दे रहा है। हमारे बगल घर गांव के लोगों को फ़ोन कर रहा है जो कि बाहुबली लोग हैं। अब मतलब भाई कृष्णा भाई से संपर्क करने की कोशिश कर रहा है, तो भाई संपर्क करो ना भाई। अच्छा, उस वीडियो में एक बात और सामने आ रहा है कि जहाँ पे आप अभी रह रही हैं, यहाँ पे आपके द्वारा कुछ इलीगल काम भी कराया जाता है। यदि साफ शब्दों में कहें तो धंधा जिसको वो शब्द कहा जाता है, तो वो शब्द भी सामने आ रहा है। इसी शब्द से आप आकलन लगा सकते हैं कि आरोप तो मेरे पे सुषमा बड़ाइक भी इस शब्द का लगाई थी। क्योंकि मेरी छवि को धूमिल करना था, और धर्मांतरित मिशनरी भी इस बात को लेकर के लगाए थे। इनफैक्ट ज्योत्सना किरकेटा भी बहुत तरह का मेरे बारे में बोली थी गलत तरीके से। और देखिए, ये लोगों का लगातार रहा है कि मुझे किस तरीके से नीचे गिराया जाए, और मुझे किस तरीके से डाउन किया जाए, मेरी छवि को धूमिल की जाए। तो प्रमाण देना भाई। यहाँ कितनी लड़कियाँ आती हैं, सीसीटीवी कैमरा जितने दिन का भी लगा हुआ है, आप देख लीजिए कितनी लड़कियाँ आती हैं यहाँ पे, कितने लड़के आते हैं यहाँ पे। मैं तो खुला ओपन चैलेंज कर रही हूँ ना,
मेरे पास तो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, आप सब देख सकते हैं, रात में दिन में कौन आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं देख सकते हैं। और इन सब चीज़ों को फिर एक इस तरीके से भी कहा जा रहा है कि ये सब फेम पाने का एक स्टंट है जो आप कर रही हैं, वो बस एक फेम पाने के लिए, क्योंकि इन दिनों आप सोशल मीडिया में बने रहने के लिए ये सब किया जा रहा है, एक स्टंट किया जा रहा है, चाहे वो रोने वाला बात हो या फिर और भी जो मामला है। इनकी माँ बहन बेटियों के साथ अगर भगवान, अगर महादेव बड़ा बलवान है, और अगर इनकी माँ बहनों के साथ ऐसा होता तो शायद ये लोग भी ऐसा ही शायद कर रहे होते। रोती उनकी माँ, जो उनकी माँ पहुँची थी ना, उनका बेटा का वियोग में पहुँची थी, वो बेटा कर्म करके कांड करके वो बैठा हुआ था, माँ को आधी रात में क्यों भेजा। आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि सबसे बड़ी बात है कि अपने घर की बात आती है तो सबको अपना ही प्यारा होता है, और जब दूसरे के घर की बात आती है तो वो हमेशा एलिगेशन ही लगता है। तो मेरा पहला केस क्यों हुआ? अगर वो भुक्तभोगी था, मैं प्रशासन के साथ गई थी ना, मैं अकेले तो नहीं गई थी। वो क्यों भाग गया? फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, 1 लाख 2 लाख ना जाने अनाप शनाप बात कर रहा है। तो जांच हो ना, पुलिस प्रशासन जांच करे, निष्पक्षता से जांच करे। पुलिस प्रशासन अगर निष्पक्ष होती तो शायद अभी तक मेरा केस नंबर दे चुकी होती। लेकिन यही तो माजरा है कि मुहिम मैनेज नहीं हो पाई। ये लोग यहाँ पे आई, पुलिस भी आई मेरे घर पे, पुलिस प्रशासन भी चढ़ी। जब मैं मैनेज नहीं हो पाई तो प्रशासन को मैनेज कर लिया होगा ये लोग, इसलिए इतना नाच रहा है। आपको भी मैनेज करने के लिए पैसा का ऑफर किया गया का? ऑफ कोर्स, इसीलिए तो ये लोग नहीं मैनेज, ये लोग क्या बोलूँ मैं, इन लोग कितना का ऑफर हुआ? मेरे को तो 5 लाख रुपया दिया था। ये लोग बोल रहा है कि 5 लाख रुपया ले दीदी। हम बोले कि देख बाबू, तो आप लिए का है नहीं इक्विटी? लेंगे जी, सब तो आजकल पैसे लगे। मैंने एक बात बता दीजिए कि आपकी माँ बहन बेटियों को कोई बेइज्जत कर देगा और पैसे से बिक जाइएगा। आजकल तो सब पैसा के लिए सब कुछ। बिकने दीजिए। हमको इस तरीके का होता तो शायद आप देख लीजिए, पूरा घर देख लीजिए कि हम किस अवस्था में है। महल छोड़ करके, बिल्डिंग्स की कमी नहीं है मेरे परिवार में। मैं वहाँ छोड़ करके धर्म की जो ये गंदी राजनीति को मैं भेदने के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, अपने समाज की रक्षा के लिए इधर आई हूँ। तो यहाँ पे अनर्गल बात बोलने से आप मेरा कुंडली निकालिए। आपको मैं चैलेंज करती हूँ कि इस कांके विधानसभा के या फिर पिटोरिया के, जो आप बोलिए कि पुलिस पदाधिकारियों में डीएसपी साहब का बोलिए, चाहे थाना का ये प्रभारी का बात करिए, चाहे तो आप सीओ की बात करिए, चाहे कमलेश राम की बात कीजिए, सबकी ईडी में जांच करवाइए ना जी, पता चल जाएगा। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अभी कमलेश राम के घर पे हत्या हुई थी जब उनके भाई की, तो आप उनके घर गए थे ना जी, देखे थे ना कमलेश राम कहाँ से कहाँ बना है। हम लोग भी वहीं से हैं, तो इतना गुमान नहीं करना चाहिए इन लोगों को। उस समय भी बोला कि हमारे पास पैसा बहुत है, पैसा से सब कुछ होता है, हमारे पास रिकॉर्ड भी है, हम सुनाएंगे आपको, बताएंगे हम आपको इनकी करतूतें। वो लोग कह रहा है कि आप 2 लाख मांगी, आप कह रही वो लोग 5 लाख दे रहा था। हाँ, सच्चाई क्या? दे रहा था, इसीलिए तो नहीं लिए। तब तो सेकंड केस किया। ये लोग सो रहा था क्या? माँ को भेजा था तो क्यों एप्लीकेशन लेके नहीं भेजा? माँ को थाना भेजा तो माँ बोलती ना कि मेरा बेटा गलत नहीं है, ऐसा हमको नहीं बोलती हाथ जोड़ के। वो हाथ जोड़ के बोली कि एक बार माफ़ कर देने के लिए, वो भी आवेदन लेके आती है अपना बेटा का। ऐसा हुआ था तो मतलब क्या बोली सुमा कि मेरा बेटा से गलती हो गया, बोली कि इस बार माफ़ कर दीजिए, बच्चा समझ के माफ़ कर दीजिए, आपका भाई समझ के माफ़ कर दीजिए। क्यों माफ़ करेंगे जी? सीसीटीवी फुटेजेस निकलवाइए ना, ये लोग दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हम डंके के चोट में सच्चाई के साथ में है। उन लोग का तो ये भी कहना है कि आप जिस तरीके से कमलेश राम का नाम ले रही हैं, विधायक का नाम ले रही हैं, कभी अजय तिवारी का नाम ले लेती हैं, बस एक स्टंट के लिए। देखिए, ये लोग हमारे लिए घेरा बनाने के लिए खुद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे। अजय जी की बात कीजिए तो उन्होंने तो खुद कहा था कि 40-50 लोगों का टीम लड़का लोग का बनेगा, लड़की लोग का बनेगा, और हमारे लिए 5 लोगों को चिन्हित भी किया था। 5 लोगों का आप पुराना उन लोगों का प्रेस कॉन्फ्रेंस निकाल के देख लीजिए। तो हमें जो डर है, और आजकल के जो लड़के हैं जिसको हम पहचान नहीं रहे हैं, अजय तिवारी का तो साफ कहना था कि टीम बनाएंगे और पीटने का भी काम करेंगे। हाँ, आप देख लीजिए वीडियो फुटेजेस। तो हमको जिससे डर रहेगा उसका नाम लेगा पहले, लेकिन जब मामला पूरा पता चला तो ये कमलेश की ये जो करतूत है, ये पूरी खेल तो क्या ये आप जो FIR करवाए उसमें कमलेश राम का नाम? नहीं, जब पता चला तो क्यों नहीं दी? नहीं, देखिए, इसलिए क्योंकि अनुसंधान, जब मेरा यही वाला बात को प्रशासन एग्री नहीं कर पा रही है, केस को नहीं ले पा रही है, केस नंबर नहीं दे रही है, तो आप बता दीजिए और वहाँ पे थाना में जाके क्या करेंगे?
तो क्या लग रहा है कि प्रशासन भी कुछ मैनेज? बिल्कुल, क्योंकि डीएसपी साहब जो हैं, उनके जो कांके डीएसपी के साथ में मेरा पिछले बार भी हॉट टॉक हुआ है, उनके संबंधी है ये पिठोरिया थाना प्रभारी। तो आपका केस नहीं लिया गया अभी तक? केस का तो भाई रिसीविंग दे दिया गया है। रिसीविंग देने से क्या होगा, अभी तो मैं वेट कर रही हूँ इनका नया नॉर्म्स के हिसाब से। इन्होंने कहा नया नॉर्म्स के हिसाब से भाई इतना दिन चाहिए हमें, तो भाई चाहिए तो लीजिए और अनुसंधान कीजिए, पूरा कीजिए और अच्छे से कीजिए। रिसीविंग मुझे पहले ही दे दिया गया है, पहला केस मेरा है। और दूसरी बार भी धमकाया गया हमको कि आपके खिलाफ अगेंस्ट में, हमको थाना प्रभारी बोले कि आप फॉल्स केस की हैं। अब उन्होंने कहा, थाना प्रभारी ने कहा कि आप मेरे क्षेत्र में आई पहले तो हमें क्यों नहीं सूचना दी, जब मुझे दिक्कत होगा तब ना सूचना दूंगी। कि अंदाजे बता दो, कोई मंत्री हूँ, कोई विधायक हूँ। आप वहाँ पे थाना पे तो आप धरना पे भी बैठती हैं। इसलिए क्योंकि मैं वहाँ पर लोगों को और लोगों को ले जाती तो शायद लाठी चलाते, डंडा मारते, केस करते। मेरी लड़ाई थी, मैं अकेले बैठी थी और मैं इसकी सूचना मैं एसडीओ साहब को दे चुकी थी और एसडीओ साहब से भी बात की। उन्होंने परमिशन नहीं दिया, लेकिन मैंने उनको सूचना दिया और उन्हें आश्वस्त भी किया बहुत अच्छे से। सब पुलिस पदाधिकारी खराब नहीं होता है, लेकिन कुछ एक लोग जो है ज़मीन दलाली में इतने मस्त हैं कि जनता का हित करने के लिए सामने नहीं आ रहे हैं और उल्टा जो लोग क्रिमिनल प्रवृत्ति के लोग हैं उनसे मैनेज हो जाते हैं। आपको क्यों टारगेट किया जा रहा है? क्या लग रहा है क्यों टारगेट किया हो? कि आप समाज बात करते हैं इसलिए, या फिर आप लोग को पता ही है कि पिछले 2 साल से टारगेटेड हूँ। कभी पुतला जलाता है, कभी रास्ता रोकता है। आपको बोकारो वाला याद नहीं है, रास्ता रोक लिया गया था, हम लोगों को दूसरे रास्ते से निकलना पड़ा था। गांव के लोग जो है, हमारे समाज के लोग दूसरे रास्ते से निकाले थे। हमारा जो लेटर है यहाँ के डीजीपी जब अनुराग गुप्ता जी थे तब हमने दिया था कि जान माल का खतरा है। हमने गुमला के एसपी साहब को, हमने गुमला की डीसी महोदया थी उस टाइम में हमने लेटर दिया है, हमारे पास सारा प्रमाण है। वहाँ के एसडीओ साहब को दिया हुआ है और लगातार अभी भी जानकारी मैं देते रहती हूँ कि भाई कहाँ पे खतरा है, नहीं है। लेकिन यहाँ पे मुझे क्या पता था कि गांव में ही ऐसा वारदात होगा मेरे साथ। इन्होंने गांव को, स्पॉट को, जीतू साहू जो आया था उस पे भी क्रिमिनल जो है, क्रिमिनल प्रवृत्ति का जो है धारा लगा हुआ है, वो भी जेल जा चुका है। वैसे से लोग हमारे दरवाजे पे चढ़ रहा है, जाना चाहिए था न्याय मांगने के लिए उन लोगों को था ना। मेरे घर पे चढ़ने की क्या ज़रूरत थी? जब मैं गलत नहीं हूं तो ये लोग मेरे पैर पकड़ने के लिए क्यों इधर उधर भटक रहे थे? तो सच्चाई की जांच होनी चाहिए। आज मेरी आवाज़ अकेली लड़की सोच करके पैसे के दम पे दबाने की कोशिश की जा रही है, तो मैं दबने वाली नहीं हूं, मैं लड़ूंगी। आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में एक पोस्ट भी किए थे कि न्याय मिलेगा ऐसा करके, तो उसका क्या? बिल्कुल न्याय मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि जो पिछला, आप देखिएगा कि जो ईसा और मूसा वाले लोग जो हमको बहुत गाली देते हैं, ईसाइयों का घर टूटते हुए आपने देखा था कि कैसे पुलिस बर्बरता से हमें उठा करके लेके गई थी। उसमें भी एलिगेशन लगाया गया था मेरे पे, डीआईजी ग्राउंड में। और आज जो ईसाई को पूछ लीजिए ना, कौन ईसाई गैलेक्सन ढूंढूं गया था क्या बचाने के लिए? इनको डर है संविधान से। संविधान से इसलिए डर है क्योंकि ये जानते हैं कि ये लोग गलत तरीके से हमारे लोगों को बहला फुसला रहे हैं। आप तो उनका कटाक्ष करती, फिर आप ही बचाने जाती हैं। इसलिए क्योंकि मानवता भी तो है ना। आप बता दीजिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात करने वाले लोग क्या कोरोना में मदद नहीं की? क्या मैं कोरोना में मुसलमान लोगों के लिए मैं इधर मेन रोड में जो बस्ती है अंदर नहीं गई? तारिक मुजीबी इधर से पूछिएगा, मेन रोड में जो मस्जिद है उसके पीछे जो बस्ती है उनके लिए कितना सेवा किया था मैंने। अखबार की सुर्खियों में रही मैं। आप में तो ये भी आपको ये भी कहा जाता है कि आप जिसके साथ जाती हैं, रहती हैं, उस बाद उसको धोखा दे देती, छोड़ देती है। मैं किसी का नहीं होती? मैं लोगों को नहीं छोड़ती। आप देखिएगा, मैं शुरू से अकेली चली हूँ। लोग आते हैं और लोग चले जाते हैं, क्योंकि सत्य के मार्ग पे चलना सबकी बस की बात नहीं होती। ये भी कहा जाता है निशा किसी की नहीं हो सकती है। देखिए, मेरे महादेव मेरे साथ हैं, मेरे लोग, मेरे गांव के लोग मेरे साथ में हैं। मैं अगर गांव के लोग नहीं होते तो शायद यहाँ के लिए ये लड़की नहीं रह पाती। आप पूरा माहौल दिखा दीजिएगा, पूरा वीडियो फुटेजेस दिखा दीजिएगा कि किस परिवेश में मैं रहती हूँ। उसके बाद बताएगा, लोग बताएंगे कि भाई 2 साल से क्या संघर्ष कर रही हूँ मैं। सब लाइबिश जीवन छोड़ करके, जो हमारा, मैं होटेलियर रही, मैं एक गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर रही, जो कर की माओवादी छत्तीसगढ़ जो ग्रसित एरिया थे वहाँ के स्कूल बिल्डिंग्स को बनाई, वहाँ के रोड को बनाई, पीसीसी को बनाई। तो मैं क्यों, जो लड़ाई हम लोगों के लिए लड़े हैं, या तो फिर जो हमारे लोगों का विकास चाहिए, मैं उस हर काम को करने की कोशिश की है। मेरी पूरी कुंडली निकाली है। झारखंड आंदोलनकारी की बेटी, झारखंड आंदोलनकारी के समय में मेरे पे केस हुआ है। तो ये लोग हमको थाना प्रभारी बोले भी कि आप पे भी केस कर रहे हैं। हम बोले लीजिए ना जी,
सर आप ले लीजिए केस, आप स्वतः लीजिए, आप दोनों का केस लीजिए, मैं लड़ूंगी। जब मैं सच्चाई में रहूंगी तो मैं जीतूंगी, और वो सच होगा तो वो जीतेगा। मैंने तो थाना प्रभारी से रिक्वेस्ट भी किया। अब इन सब प्रकरण के बाद आगे क्या? लड़ूंगी, मैं कोर्ट तक जाऊंगी, मैं कोर्ट जाऊंगी। निशा भगत मैनेज नहीं होगी? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कोर्ट तक जाऊंगी। अगर मैं सच्ची हूँ तो कोर्ट तक जाऊंगी, बात खत्म। पैसा बढ़ा देगा तो भी? बिल्कुल नहीं, मैं ईमानदारी से चलूंगी, चाहे मैं खाऊंगी कि नहीं खाऊंगी। आज भी मैं नहीं खा पाई हूँ, सो नहीं पाती हूँ रात में कि कब किस तरीके से लोग आ जाएगा। इतना ये भी बोल दिया गया मुझे कि नए नए लड़के लोग आजकल हथियार लेके चल रहे हैं, प्रशासन भी कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। तो मैं बोली आए ना, मार के जाए, कोई दिक्कत नहीं है, देखते हैं, आज नहीं तो कल खुलासा होगा, मेरे मरने के बाद भी खुलासा होगा। और न्याय इतना डर में काहे जी रही हैं? फिर सब कुछ छोड़ दीजिए ना। क्यों छोड़ दूँ? सामाजिक काम छोड़ इस माटी की बेटी हूँ मैं, आदिवासी हूँ, इस भारत देश की मूल निवासी हूँ मैं, कैसे छोड़ दूँ? गरीब होना मतलब छोड़ दें? अगर ये किसी को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आपको क्या फर्क पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा है किसी को फर्क, तो क्या हुआ? सबका जमीर मर गया है तो मेरा भी मर जाएगा। मैं लड़ूंगी, जब तक लड़ सकती हूँ लड़ूंगी। सब तो ऐसे ही जी रहा है, सब तो ऐसे में जीने दीजिए, जीने दीजिए। जिसका जो परिवार है, लोग परिवार के मोह में है, किसी कोई भाई के मोह में, कोई जमीन के मोह में, कोई पैसे के मोह में। आपका भी तो परिवार है। परिवार है, लेकिन परिवार में ने तो मुझे कह दिया कि आप जाइए, काम कर सकती हैं। लेकिन आज सुबह ही मेरे भाई से बात हुई, जो दरोगा है, बोला मेरे को कि ऐसे में तुम्हारी जाओगी तो 4 दिन बाद तुम्हारी लाश पता चलेगी, तो ऐसा काम ही क्यों करना, छोड़ दो ना। मैं बोली नहीं छोड़ पाऊँगी। आप लोगों को लगता है कि किसी वजह से अगर मेरे ऊपर लांछन लग रहा है तो उसमें डर है। तो मैंने बोला कि परिवार को भी मुझे ये कह दे कि ये समाज के लिए इनको दान दे दिया, अब घर परिवार से कोई किसी तरह का संबंध नहीं है, ताकि उनको भी दुख नहीं लगे कि बेटी के ऊपर जितना एलिगेशन लग रहा है। माँ है ना, बाप है ना। अगर पंकज अगर मेरे ऊपर इतना एलिगेशन लगा रहा है, एक लड़का होकर के वो बर्दाश्त नहीं कर पाया, तो मेरे पे जो एलिगेशन लगा रहा है वो लॉजिक सी बात है। मेरे परिवार को भी बर्दाश्त नहीं होता है, हम भी बेटी हैं। अगर हम गलत काम कर रहे हैं तो उसके लिए प्रशासन तो अभी चुप नहीं रहती। प्रशासन भी कुछ लोग जो है मेरे पीछे में हाथ धो के पड़े हुए हैं कि किसी केस में डाल दें। आर्म्स एक्ट लगा दिया, गिरोह का लगा दिया, हाफ मर्डर का लगा दिया। अब ये लोग जो है नरगल कई तरह की बात बोल रहे हैं, लेकिन उन लोग के पास प्रमाण नहीं मिल पा रहा है। अरे प्रमाण तब होगा ना जब मैं गलत होंगी। प्रमाण लेके आओ। और डंके के चोट पे कहती हूँ कि अगर गलत नहीं हो तो लड़ूंगी, और माननीय न्यायालय से मुझे पूर्ण उम्मीद है। मैंने कहा था ना, ईसाई का घर भी लड़ रही थी तो लोगों ने कहा कि बस रिहाई ना हुई है, तो न्यायालय दिख रहा है, लड़ रही हूँ मैं। मतलब अब निशा भगत जिएगी तो समाज के लिए, मरेगी तो समाज के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। लोगों ने बहुत एलिगेशन लगाया, मेरी शादी हो गई, फलाना हो गया, चिलाना हो गया, बहुत गंदी गंदी बातें बोले। कोई प्रमाण दे पाए क्या? मैं अकेले लड़ रही हूँ। मैं किसी की अगर गर्लफ्रेंड होती तो मुझे लोग खर्चे भेज देते, मेरा पति होता तो शायद वो खर्चा देता, और या तो फिर कहीं ना कहीं मेरे आंसू को पोंछने के लिए खड़ा होता। निशा भगत कब तक लड़ेगी? जब तक सांस है। मैंने पहले भी कहा था, मुंडन के टाइम पे जब लोगों ने खिल्ली उड़ाई थी कि मुंडन करवा देने से क्या परिवर्तन हो जाता है, तो मैंने कहा था कि एक नया तो ला के दिखाती हूँ, कोशिश करती हूँ। क्या लग रहा है कि जिसके लिए आप कहा कि नहीं रोना चाहिए, मैं जानती हूँ कि नहीं रोना चाहिए। मैं ये आंसू स्वतः निकल रहे हैं कि मेरी भावनाएं, मैं भी एक लड़की हूँ, मेरे में भी आत्मा है, मेरे में भी फीलिंग्स है, लेकिन टूटी नहीं हूँ। और मैं अपने उन प्रिय लोगों को मैं कहना चाहती हूँ जो लगातार कहते हैं आपको रोना नहीं है, टूटना नहीं है, तो मैं उनको कहना चाहती हूँ मैं टूटी नहीं हूँ, लेकिन मैं ऐसे लोगों से, अपने ही लोगों के षड्यंत्र से मैं थोड़ी सी व्यथित हो जाती हूँ। हृदय है, करुणामय है, महादेव की भक्तन हूँ। वो भी तो भोले भंडारी पूरे संसार को बचाने के लिए विष पी लिए थे। तो मैं वही सोच करके अपने आप का वो जो जितना एलिगेशन लगाते हैं, तो भाई प्रमाण दे ना भाई ये लोग कि मैं गंदा काम करती या फिर कुछ भी क्या है उसका प्रमाण दे। ये लोग प्रमाण ही तो नहीं दे पा रहे हैं ना, पिछले 2 साल से प्रमाण नहीं दे पा रहे हैं। और ऐसे लोगों पे कार्रवाई भी नहीं होगी ना, क्योंकि ये सरकार भी उन्हीं लोगों की मदद कर रही है, ये प्रशासन उनकी मदद कर रही है। तो फिर आपको तो बार बार पूरी मीडिया को बोला है कि जब मैं सरकार के अगेंस्ट लड़ रही हूँ, जब ये ईसा और मूसा की सरकार है, तो मेरा मदद कौन करेगा? ऐसे में कैसे लड़िएगा? लड़ूंगी,
बोला ना मैंने, लड़ूंगी, अकेले लड़ूंगी। सब लोग मेरे साथ नहीं है ऐसा नहीं है, बहुत लोग मेरे साथ हैं। और हमारा अभी खेती का सीज़न भी चल रहा है, और वहाँ मैं और लोगों को लेके जाती तो उन पे भी केस होता। जो लोग मेरे साथ आते हैं उन पे केस हुआ है, आप देखिएगा उन पे भी वही धाराएं लगी हैं। तो क्या लग रहा है, इस लड़ाई से कुछ बदल रहा है, समाज में कुछ परिवर्तन आ रहा है, जिसके लिए आप लड़ रही हैं, जिसको अधिकार दिलाने की आप बात करती हैं, उनमें कुछ परिवर्तन आ रहा है? देखिए, कुर्मी कुर्मी आंदोलन के समय ही डेलिस्टिंग की आवाज़ मैंने 2 लाख 2.5 लाख के बीच में ही उठाई थी, और लगातार हमारी आवाज़ को पूर्णतः, जो कि धर्म और अपनी संस्कृति परंपरा की लड़ाई को लेकर के, आप एक वीडियो भी देखिएगा जो जयराम महतो की पार्टी में थी, तब भी उन्होंने समर्थन किया था कि बेटी अपने अपने समाज की लड़ाई लड़ रही है, निशा दीदी अपने समाज को बचाने की लड़ाई लड़ रही है। तो कुछ लोग समझ रहे हैं, लेकिन मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, इसी वजह से मैं अकेले हूँ। किसी पार्टी में होती, या तो फिर जैसे किसी केंद्रीय सरना समिति जैसे टीम में होती, तो शायद मेरे लिए और 2-4 लोग प्रखरता से आते। लेकिन यहाँ तो लोग पार्टी को देखते हैं, ये मेरा आदमी है, मेरा है, वो उसका है। तो मैं अकेले अगर लड़ रही हूँ तो बात पीछे से सपोर्ट करने वाले लोग हैं, सामने से नहीं आने वाले लोग हैं, चाहे आ कर के घर पे सांत्वना देने वाले लोग हैं। लेकिन लोग केस नहीं खाना चाहते हैं, लोग सामने में इतना बदनामी नहीं झेलना चाहते हैं। देखिए, जिस तरीके से जो भी प्रकरण हुआ 2 तारीख की रात को, निशा भगत जी का जो वीडियो वायरल हो रहा है, जिस तरीके से वो माहौल तैयार किया गया, सभी बातों को निशा भगत जी ने बताया कि उस रात को क्या हुआ था, कैसे पूरा मामला चल रहा है और आगे क्या होगा। और समाज के लिए निरंतर निशा भगत जी लड़ती रही हैं, और इनका कहना है कि हमेशा लड़ती रहूँगी आखिरी सांस तक।